नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश में लिटमस टेस्ट की तरह है 2022 का। इस उपचुनाव में जो पार्टी जीतेगी निश्चित तौर पर 2022 में वो ज़्यादा दमखम के साथ मैदान में नजर आएगी और इस उपचुनाव में जिसकी हार होगी उसके लिए भारी परेशानी का सबब 2022 होगा। अगर ये योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी पकड़ को मजबूत रखने के लिए चुनौती है तो अखिलेश यादव के लिए वापस आना सबसे बड़ी चुनौती है। मायावती को फिर से ये दिखाना पड़ेगा कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2007 जैसी ताकतवर हैं या फिर उनकी राजनीति का सूरज अस्त होने की राह पर आगे बढ़ चुका है। तमाम कोशिशों के बावजूद क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई हैं? क्या उनका वोट बैंक मजबूत हुआ है? और क्या कांग्रेस संगठन जमीन पर मजबूत हुआ है, कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत हुआ है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव बहनों भाइयों इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक तो 7 सीटों पर चुनाव है और दूसरा हमारे पड़ोस के राज्य बिहार में जनरल असेंबली इलेक्शन है। वहाँ का मतदाता तय करेगा कि 2022 में इसका क्या इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ने जा रहा है। दूसरा विषय पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में क्या माहौल बनेगा, ये भी निर्णय बिहार से होने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की 7 सीटें और बिहार का चुनाव, ये 2 मेजर पॉलिटिकल अफेयर्स इन दिनों पूरे देश में छाए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा? इन 7 सीटों पर में 6 इस वक्त बीजेपी के पास है और 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास। बीएसपी और कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा कुछ है। समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे की 1 सीट बुलंदशहर दे रखी है राष्ट्रीय लोकदल को। तो समाजवादी पार्टी 6 सीट पे और 1 सीट पर उनके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल लड़ रहे हैं। बाकी बसपा और कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इक्वेशंस क्या बन रहे हैं? क्योंकि इस बार के चुनाव देवरिया से लेकर बुलंदशहर और जौनपुर से लेकर नौगांव सादात यानी अमरोहा तक हैं। उत्तर प्रदेश के चारों कोनों में ये उपचुनाव है। तो एक जनता का मूड पता चलेगा कि इस वक्त जनता का मूड क्या है। क्राइम, कोरोना, कास्ट और करप्शन, बेरोजगारी, किसान के मुद्दे, ये कुल जमा 6 बड़े मेजर इश्यूज हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो इन दिनों हवा में तैर रहे हैं। इनका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या ये अखिलेश यादव के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह है, एसिड टेस्ट की तरह है, जहां उनको नापना पड़ेगा कि उनकी पार्टी 2022 के चुनाव की तैयारी में कहां पे खड़ी है? बीजेपी को ये देखना पड़ेगा कि 325 सीटों के साथ वो इस वक्त कहां पे खड़ी है, आज की डेट में ग्राउंड पे उसकी क्या पोजीशन है, और इतनी मेहनत करने के बाद प्रियंका गांधी कहां पर खड़ी हैं, बीएसपी कहां पर खड़ी है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। चूंकि आज़ाद समाज पार्टी ने भी कुछ उम्मीदवार उतारे हैं तो उम्मीद की जा रही कि कुछ वोट बीएसपी के काफ़ी बड़े पैमाने पर कटेंगे भी। तो इन सब का क्या इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति में पड़ेगा, ये हमारे लिए एक आज मेजर चैलेंजिंग इशू है। क्योंकि इन 7 सीटों से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा, दशा और तस्वीर तय होगी कि क्या उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल सिनेरियो एक्चुअली है। जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच नाराजगी है, वो मुद्दे क्या वोटिंग पैटर्न में रिफ्लेक्ट होते हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर का इशू वोटिंग पैटर्न में आएगा? कोरोना का कंप्लीट मिसमैनेजमेंट क्या वोटिंग पैटर्न में आएगा? जातिवाद क्या चुनाव के वोटिंग पैटर्न में आएगा? और करप्शन की जो पोजीशन है, थानों से लेकर तहसील से लेकर राशन बांटने से लेकर या फिर डिस्ट्रिक्ट जिला प्रशासन से लेकर या सरकार में लेकर या मंत्रियों तक या आईपीएस अफसरों पर या पुलिस अफसरों तक, भ्रष्टाचार की जो हालत इस वक्त है, जनता त्राही त्राही कर रही है। लेकिन क्या ये वोटिंग पैटर्न में रिफ्लेक्ट होगा? ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इन दिनों उत्तर प्रदेश की फिजा में, राजनीतिक माहौल में एक नई चीज चल रही है, जातिवाद। जातिवाद पहले भी रहा है, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इस बार का जातिवाद थोड़ा दूसरे जातिवादों से भिन्न है। तो क्या ये जातिवाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में वोटिंग पैटर्न में रिफ्लेक्ट होगा? क्या इसको हम मैंडेट माने अथवा ना माने? ये कुछ मेजर चीजें हैं। सरकार की नीतियां, सरकार का कामकाज, इन सब का क्या मूल्यांकन ये उपचुनाव होना चाहिए। 7 सीटें कम नहीं होती हैं, पर्याप्त होती हैं किसी भी स्टेट का एक जनरल मूड भांपने के लिए। तो बीजेपी के पास 6 सीटें हैं, उनकी इज्जत ज़्यादा दांव पे लगी है। अगर वो 6 बचा ले गए तब वो इज्जत बचाने की स्थिति में होंगे।
और इसमें पाने के लिए विपक्ष के पास बहुत कुछ है। स्थितियां वैसी नहीं है जैसी 2017 में थी, स्थितियां वैसी नहीं है जैसी 2019 में थी, स्थितियां वैसी नहीं है जो स्थितियां 2014 में थी। इन स्थितियों के बीच बीजेपी कहां खड़ी है, समाजवादी पार्टी कहां पे खड़ी हुई है, बीएसपी और कांग्रेस कहां पे खड़ी हुई है, राष्ट्रीय लोकदल कहां पे खड़ा हुआ है। दो नए प्लेयर की एंट्री हुई है, लेकिन इनमें से एक प्लेयर सिर्फ चुनाव मैदान में है, आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद की। आम आदमी पार्टी बाई इलेक्शन नहीं लड़ रही है, वो सीधे चुनाव लड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बहनों भाइयों बड़ा दिलचस्प है। आज हम तमाम इधर उधर की चर्चाओं के बजाय एक मेजर जो पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं इन पर चर्चा करें तो हम उत्तर प्रदेश की तस्वीरों को बेहतर समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि कौन किस पोजीशन पे खड़ा है। ऑफिशियली चुनाव प्रचार में अभी कोई बड़ा दिग्गज नहीं निकला, बीजेपी के कुछ नेता लोग निकले हैं, मुख्यमंत्री कुछ सीटों पर गए हैं, लेकिन अपोजिशन का कोई टॉप लीडर अभी मैदान में नहीं आया। और जैसा कि फितरत रही है विपक्षियों की कि ये कम निकलते हैं, इसी का फायदा बीजेपी को भी मिलता है। तो इस बार भी देखना पड़ेगा कि ये बड़े नेता लोग घरों से निकलते हैं अथवा नहीं निकलते। इसी विषय पर आज बात करेंगे। कुल 88 उम्मीदवार चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं 7 सीटों पर। चुनाव बहुत दिलचस्प है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है उत्तर प्रदेश। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ अमित पुरी बीजेपी से हैं, ओंकारनाथ सिंह कांग्रेस से हैं, के त्रिपाठी जनता दल यूनाइटेड से हैं, इनसे बिहार के बारे में बात करेंगे। जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, सुधींद्र भदौरिया जी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, और यूसुफ अंसारी जी बहुत ही जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज शाम आप सब लोगों ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा के लिए, मैं जोर देकर कह रहा हूं राजनीतिक परिचर्चा है ये, इसमें और किसी विषय को सम्मिलित ना किया जाए तो मैं आप सब महानुभावों का बहुत आभारी होऊंगा। तो इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। भाई अमित पुरी जी, 7 सीटों में 6 तो आप ही की हैं, तो इज्जत तो आपकी दांव पे लगी है। पिछली डिबेट में भी मैंने ये बात सब्जेक्ट को उठाया था और फिर से मैं उसको ध्यानाकर्षण हेतु पैनल के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। क्राइम, कास्ट, कोरोना, करप्शन, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, मुझे लगता है कि ये मेजर इश्यूज हैं। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से जनता आपको वोट क्यों दे? आपने ऐसा क्या काम किया है कि आपको वोट मिले? आपने ज़ेरे बहस जो मुद्दा रखा है और उसकी बॉटम लाइन जो आपने लिखा कि पॉलिटिकल परिचर्चा, मैं उसी को फॉलो करते हुए, टो करते हुए बात को आगे बढ़ाता हूं। जितने भी रेलिवेंट इश्यूज पॉलिटिकल सर्कल्स में, एरिना में हम रखें, विपक्ष रखे, वो ज़ेरे बहस जरूर रहेंगे चुनाव के अंदर, उनके उत्तर भी आएंगे। और जो सरकार आज काम कर रही है यानी भारतीय जनता पार्टी, उसकी 3.5 पौने 4 साल की पॉलिटिकल परफॉर्मेंस, वो भी चर्चा में जरूर रहेगी। कंपैरेटिव एनालिसिस होगी हर इशू वाइज, बीट क्राइम, बीट कास्ट, बीट कोरोना। कोरोना चूंकि उस समय नहीं था जब बाकी की चीजें चली थी। कोरोना एक पोस्ट कोरोना या पहला चुनाव है उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन। और इसमें आपके मिसमैनेजमेंट की भी चर्चा होगी। वो मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट ये पब्लिक डिसाइड करेगी कि कहां से हुआ। तय हो जाएगा कि आनंद विहार के बस अड्डे पे कैसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को पहला फुसला कर भेजा गया, ये भी तय होगा। कैसे बसें लगाई गई पंचर वाली, ये भी तय होगा। तो अब बस करो इस राजनीति को, ये उत्तर प्रदेश को तय करने दो, इसके आवाम की विवेक को तय करने दो कि कहां पर चीजें आकर के खड़ी होंगी, फिर तय हो जाएगा। अच्छा, कि पुरुषोत्तम द्विवेदी के मामले में क्या हुआ था, मेराजुद्दीन के मामले में क्या हुआ था, इंटरप्शन करूं, गायत्री प्रजापति में क्या हुआ था, ये सब तय हो जाएगा। अभी भी अटके हो जैसे? नहीं, अटके नहीं है। चर्चा का एक सिरा आप रखेंगे और दूसरे को दबा देंगे ताक में। हाँ। तो ऐसा लोग। अच्छा, आप एक बात मुझे बताओ, एक चीज खुल के बताओ। हाँ, खुल के पूछिए, खुल के बताऊंगा। क्या इस उपचुनाव को मैं ये मानूं कि ये आपके लिए जनादेश होगा, हार या जीत जो भी हो? मैं एक लाइन की बात कहता हूं, आप बाय करें, बोरो करें या उसको बरी कर दें। नूरपुर, कैराना, फूलपुर के बाद 2014 की लोकसभा चुनाव के बाद भी जब उपचुनाव हारे गए तो विपक्ष ने कहा, तमाम तर स्वतंत्र लोगों ने कहा कि बीजेपी का वन टाइम वंडर था, ये राइट ऑफ हो गए। लेकिन राजनीति के कैलेंडर में कोई आखिरी दिन नहीं होता, कोई हार अंतिम नहीं होती और कोई जीत अंतिम नहीं होती। इसको मैं क्या मानूं, ये जनादेश माने या अथवा ना माने है सरकार के कामकाज का? ये मैं विवेक वाले, विवेकशील लोगों के विवेक पे छोड़ता हूं। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। अपोजिशन का स्पेस भरने के लिए ट्विटर बॉयज,
आपस में ट्विटर खेल रहे हैं। टाटपट्टी तो जा ट्विटर चुकी पे है। तो सबसे ज्यादा आप लोग कूदते फानते हो। पूरा विपक्ष ट्विटर पे है महाराज। ओके, तो आप मुझे एक सवाल और है, फिर मैं जूही सिंह जी का रुख करूंगा। हाँ ये क्राइम, कास्ट, कोरोना, करप्शन, बेरोजगारी और किसान, हाँ। ये आपके लिए कोई मुद्दा है? मैंने कहा हर वो इशू जो समाज को छूता है वो मुद्दा है, और उस पे आने वाली बहस ही लोकतंत्र की नींव बनाती है। आपकी होने सरकार के ऊपर दीजिए हर आरोप लग रहा है राजनीतिक मसले कि पे चर्चा। आपकी सरकार पर आरोप लग रहा है कि आप लोग ओंकार नाथ सिंह जी की जो कास्ट है, जूही सिंह जी की जो कास्ट है, उसके प्रति आपका प्रेम अधिक है और दूसरी जातियों के प्रति थोड़ा माहौल ठीक नहीं है। कुछ इस तरह के आरोप ठीक हैं? सियासत में लोगों की जुबान अपनी होती है, लेकिन असलियत का बयां आवाम के दिल में होता है। ये वही गला तय क्यों कर बैठ गया? देगा। जैसे मैंने वही जातिवाद तय पे करेगा, सवाल किया। वही तय करेगा। इनका गला जोर से बैठ गया। बोलूं तो आप कहेंगे कि आप दौड़ क्यों पड़ रहे हैं, मेरे को काट क्यों खा रहे हैं? भाई मैं तो एक सवाल कर रहा हूं, मैं तो न्यूट्रल वॉइस हूं, मेरे पे क्यों आ गए? भाई देखो क्या है कि कैसा भी माहौल हो, एक वकील और पत्रकार का काम क्या होता है? अपना पक्ष रखना, बिल्कुल। अपनी बात रखना। I आप कैसा bow भी my head hostile to your माहौल दे दो, wisdom। मैं तो अपना एंकरिंग सिर ऐसे ही झुकाता करता हूं हूं। आपकी विद्वता पे, पूरे मनोरंजन के साथ वही पक्ष अकेला रखता मत हो। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने। ओके, शास्त्रार्थ होने दीजिए, जूही सिंह परिचर्चा जी, होने दीजिए। उपचुनाव की घोषणा भी हो गई, आपके सभी प्रत्याशी भी मैदान में आ गए। मैं जानना चाहता हूं कि कुछ मुद्दों में बदलाव हुआ पिछली डिबेट से लेकर अब तक, या फिर उन्हीं मुद्दों पे आप टिकी हुई हैं? क्राइम, कास्ट, कोरोना, करप्शन, किसान, बेरोजगारी। पहले तो ब्रिजेश जी हम अपने जीत का जश्न मना लें, क्योंकि अमित पुरी जी ने कहा है कि उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती है। खुद ही इन्होंने कहा है नूरपुर, कैराना, गोरखपुर तो समाजवादी पार्टी हमने कहा जीतेगी। उसके बाद लोग दूसरी बात, पहला राउंड है, थोड़ा हम संयम बाउंस हो, बैक किए, ये थोड़ा हमारी संयम। फितरत है। उसके बाद की बात देखी जाएगी सर, अभी तो उपचुनाव की बात जी, करिए। पहला राउंड है, घबराइए मत। उनकी आवाज बंद कर दीजिए। मुद्दे वही रहेंगे। अरे भाई क्यों घबरा रहे हैं, क्यों अरे हम झुंझुला घबराते रहे नहीं, हैं? हम हार जूही जी मैदान बोलिए, दिख रहा है। डिबेट खराब मत ब्रिजेश जी, करिए। आई रिक्वेस्ट ये प्लीज। डिबेट खराब अरे होना मत नहीं है, ये डरिए, मत राजनीतिक डरिए भाई, परिचर्चा मत डरिए। हार जाएंगे, 2022 भी हारेंगे। मैम बोले, आप कोई अपना पक्ष चिंता रखें। की क्राइम, बात कास्ट, नहीं है। कोरोना, करप्शन, ब्रिजेश किसान, जी, मुद्दे वही बेरोजगारी। रहेंगे। जी, क्राइम, कास्ट, कोरोना, करप्शन, किसान, बेरोजगारी और आपने सही कहा कास्टिज्म, जातिवाद। ये बात सही है और स्पष्ट है आपके कि कोalition भारतीय मुद्दा जनता नहीं पार्टी रहेगा? की एक यूपी कास्ट को के साथ लिए पसंद बड़ी नहीं पुरी है। जी, आप में ऐसा से मत हालांकि- करिए, डिबेट खराब मत करिए। हालांकि हम भी उसी कास्ट से आते हैं, हमारे ऊपर कृपा देखिए, इंटरप्शन से अच्छा नहीं लगता नहीं, आप है। बोले, आप अच्छा बोले, लगता मैंने है उनके- कि आप मैंने हार उनको रहे हैं, निवेदन लगता कर है आप दिया। झुंझुला रहे हैं। जी। दूसरी बात की जी ब्रिजेश जी, एक आईना होगा, प्रतिबिंब होगा, जिसमें हमारी पार्टी अपनी रणनीति कितनी सक्सेसफुल हुई, हमें आगे क्या बदलाव करना है। 2022 की तैयारियां हम शुरू कर चुके हैं, आवेदन मांग चुके हैं, इस पर हम एक असेसमेंट करेंगे। मेहनत कर रहे हैं Okay. और उम्मीद है कि वन हम फाइनल बहुत एक- सारी सीटों एक और पे सवाल, फिर अपनी, मैं विजय जरूर दर्ज भदौरिया जी की तरफ बढ़ूंगा। आज थोड़ा सा राजपूत समाज हमारे पैनल में अधिक है, मैंने जानबूझ के बुला लिया है ताकि थोड़ा सा इस वक्त जो आरोप लग रहे हैं तो भाई बात साफ हो। जूही जी, अखिलेश यादव क्या चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे अथवा नहीं निकलेंगे? ब्रिजेश जी, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब जहां जरूरत होगी, लोग अगर जरूरी समझेंगे तो वो जाते भी हैं। बाकी हमारे नेता भी जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे हैं। अभी चुनाव का समय है, अभी हम अपने ग्राउंड लेवल नेताओं को एक्टिव कर रहे हैं। तो ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा कि अगर कहीं सीट उनको सही लग रही है जाना। बाकी राष्ट्रीय लोकदल के साथ जमकर प्रचार हम कर रहे हैं, तो एक आगे चलकर एक अच्छी भूमिका में हम जरूर रहेंगे और विजय पाएंगे जी। ओके, सुधीन भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए। भदौरिया जी नमस्ते, आज गुस्सा मत होइएगा। अरे भैया, मैं कब गुस्सा होता हूँ? ये अच्छा। तो गुस्सा आपको क्यों आता है, यही मैं तो हंसता रहता हूँ, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हम आपकी हंसी का जवाब हंसी से दे देते हैं। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या बहन जी चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगी और इस चुनाव में आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि ग्राउंड पर बहुजन समाज पार्टी की मुझे कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही, आपके नेता भी नहीं दिख रहे हैं। सतीश मिश्रा जी भी मुझे कहीं प्रचार करते नहीं दिखे अभी तक, मायावती जी का भी कुछ अता पता नहीं है। तो क्या ये चुनाव आप गंभीरता से लड़ना चाहते हैं या फिर सिर्फ टोकन इलेक्शन है आपके लिए ये? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के बारे में हमेशा से मीडिया में एक दृष्टिकोण रहा है कि ये उछल कूद, एक जो दिखाई देने वाली चीज वो नहीं इनके बारे में दिखाई देती है, और वो चुनाव के जो सर्वे आते हैं उनमें भी दिखता है, और नतीजे फिर बाद में
कुछ और ही आया करते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि बहन मायावती जी जहां आवश्यक होता है, जिस प्रकार की जरूरी पहल होती है, वो हमेशा करती रहती हैं। और जहां तक चुनाव की तैयारी है, हमारे कार्यकर्ता और हमारे मंडल के प्रभारी लोग और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी लोग पहले से ही सक्रिय हैं। हम चुनाव में ही केवल सक्रिय नहीं रहते, हम चुनाव के अलावा भी सक्रिय रहते हैं और जो हमारे सवाल हैं, जनता के सवाल हैं, उन पर सक्रिय रहते हुए कार्य करते रहते हैं। ये जरूर है कि शोर और हल्ला कम हमारा दिखाई देता है। आप क्या ऐसा नहीं महसूस करते कि अगर बहन जी चुनाव प्रचार में आएंगी तो आपको थोड़ा सा अतिरिक्त लाभ मिलेगा? हम हल्ला बोल की पार्टी नहीं है, पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं। जो बसों को जलाने में यकीन रखते हो, जो एकदम कानून व्यवस्था को एकदम ठप करने में यकीन रखते हो, अन्य पार्टियां, कुछ पार्टियां हैं जिनकी बिना उकसाए भदौरिया जी, ये आपने कमेंट किसके ऊपर किया है? मैंने तो नहीं उकसाया आपको। भाई अब ये बहुत ही सनसनीखेज कमेंट आपने किया है। ये आपने कमेंट किसके ऊपर किया? मैंने तो उकसाया नहीं आपको। मैंने तो एक राजनीतिक संस्कृति पर किया है। कौन सी पार्टी है जो यह काम करती है? देखिए, बंगाल से लेके पंजाब तक, नहीं, आप बताना पड़ेगा आपको। तमिलनाडु तक, हाँ बता तो रहा हूं। पंजाब से लेके बंगाल और के तमिलनाडु तक तमाम संस्कृतियां हैं, राजनीतिक संस्कृतियां हैं, जिनके बारे में तमाम लिखा जा चुका है, बोला जा चुका है, विश्लेषण किया जा चुका है, जिनकी पहचान बनी हुई है। बहरहाल बहुजन समाज पार्टी की अपनी एक पहचान है, एक संस्कृति और एक काम करने का तरीका है। इस राउंड का परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समय से चला आ रहा है। इस राउंड का फाइनल क्वेश्चन, परम पूज्य बाबा साहब ने आजादी की लड़ाई से लेके बाद तक इस प्रकार की संस्कृति का परिचय दिया न उन्होंने। आज मैं सवाल कुछ कर रहा हूं और आप बस जलाने की संस्कृति की बात कर रहे हैं। वैसे मैं समझ रहा हूं कि आप किसे कहना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप बोलें। जूही जी प्लीज। क्या मिर्ची आपको लगी? जूही जी आप कृपया शांत रहें, मैं भदौरिया जी से बात कर लूं। भाई भदौरिया जी, एक बात मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि जातिवाद कोई मुद्दा है उत्तर प्रदेश में? निस्संदेह जातिवाद मुद्दा है, और जातिवाद इसलिए भी मुद्दा है क्योंकि दलितों पर, वंचित लोगों पर, शोषितों पर सबसे ज्यादा जुल्म और अत्याचार अन्य प्रदेशों में भी हुआ, पर उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हुआ है। और आए दिन जो बलात्कार की घटनाएं महिलाओं की, चाहे वो हाथरस से लेके बाराबंकी और बाराबंकी से लेके गोरखपुर, पूरे प्रदेश में तमाम जिलों में आप चले जाइए, ये आपको तो बीएसपी इस पर कोई आंदोलन क्यों नहीं छेड़ती? देखिए, एक चीज आपने जो कहा, इसीलिए मैंने राजनीतिक संस्कृति का हमने, देखिए, एक तो कोरोना का मैंने पिछली बार भी उत्तर दिया था आपका, मैंने उत्तर में स्पष्ट किया था कि हम लोग, एक तो कोरोना का संकट, ऊपर से हम लोगों को उतार रहे हैं। बड़े बड़े लोग हमारे पूरे देश के अंदर जाने पहचाने, जिनको भारत रत्न मिला, महामहिम पूर्व राष्ट्रपति भी कोरोना से बिहार में हजारों की रैली हो रही है, अब आप कह रहे हैं कोरोना। कौन कोरोना? लाखों लोग इसमें फंसे हुए हैं। मैं ये कहूंगा कि ये एक चुनाव, जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये एक विशेष परिस्थितियों में हो रहे हैं। इन विशेष परिस्थितियों, तो आपको लगता है कि जातिवाद एक बड़ा मुद्दा बनेगा यूपी में? देखिए, इसमें क्राइम भी मुद्दा बनेगा, कोरोना भी मुद्दा बनेगा, किसानों का, और मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा मुद्दा बनेगा बेरोजगारी का। बेरोजगारी का सवाल उत्तर प्रदेश के अंदर एकदम मुंह बाए खड़ा है। नौजवान हो, गांव में रहने वाले लोग हों, धन्यवाद, में छोटे शहरों में रहने वाले लोग हों, धन्यवाद। वहां मुद्दा बनेगा। राजपूत समाज से आ चुकी पैनल पे काफी प्रवक्ता हैं, तो मैं ओंकारनाथ सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और प्रियंका गांधी की जो मीडिया कमेटी है उसके प्रमुख स्तंभ हैं। तो बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त ओंकारनाथ सिंह जी निकाला। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक पर्चा तो आपका टूंडला में आप लोग की अपनी गलतियों से खारिज हो गया, पर्चा भरना ही नहीं आया जिन लोगों को आपने भेजा था। एक तो पर्चा भराने की ट्रेनिंग अपनी पार्टी में दीजिए, बुरा मत मानिएगा। पर दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में इस बार जो उपचुनाव हैं उसमें मुद्दा क्या है? आप किन मुद्दों के आधार पर चाहते हैं कि जनता आपको वोट दे? ब्रजेश जी, इस पे कोई दो राय नहीं कि टूंडला का पर्चा हमारा खारिज हो गया है, और वो प्रशासन की ज़बरदस्ती जो दादागिरी है उसकी वजह से खारिज हुआ है। क्योंकि हमारी प्रत्याशी वहाँ गई थी
जी। और जो इन्होंने आपत्तियां लगाई थी उस आपत्ति का निराकरण करके वो फार्म लेके गई वहाँ पे। उन्होंने कहा कल आइएगा, हम ले लेंगे। 16 तारीख को गई थी तो इन्होंने कहा कल आइएगा, ले लेंगे। और कल जब दोबारा 17 को ये गई तो इन्होंने कह दिया कि पर्चा खारिज हो गया। हमने इसकी पिटीशन भी की हुई है और चीफ इलेक्टोरल सर ऑफिसर इतने से भोले मिले भी वाले थे। आप भी नहीं हैं कि एक तय तिथि पर ही वो आपत्तियां दाखिल करनी होती हैं। आप दूसरे दिन लेके जाइएगा तो नहीं होगा ना। नहीं नहीं नहीं, 2 सेट होते, 3 दिन तक चलता है साहब। वो 17 तारीख के 3 बजे के पहले तक चलता है सेट जो चलता है। जो आपत्ति वो देते हैं उसका निराकरण बाद में ही किया जाता है। अच्छा हाँ, वो बाकायदे लिखित मिलता है और उसका निराकरण करके फार्म को दिया अच्छा, जाता है। ठीक है, छोड़िए इस विषय को। आप मुझे बताइए कि मुद्दे क्या हैं। अमित भाई ने जो कहा था कि अवाम को तय करने दीजिए आपसे, अवाम तो तय करेगी। अवाम तय करेगी कि क्या हमको ऐसे शासन में रहना है जहां पुलिस भी घेर के अपराधियों से मारी जाए, पुलिस के सामने, एसडीएम के सामने लोगों की हत्या हो जाए, लड़की का रेप हो और उसकी डेड बॉडी तक घर वालों को न मिले और रात में जला दी जाए बिना उसकी परमिशन के। अगर इस तरह का समाज इस प्रदेश की जनता चाहेगी तो निश्चित रूप से भाजपा को वो वोट देगी। बेरोजगारी का आलम यह है कि 2018 में जो दर 5.3% थी, जो कि 21 लाख करीब बेरोजगार थे शिक्षित, आज वो 34 लाख हो गए हैं। अगर बेरोजगारी और बढ़ानी होगी तो इस प्रदेश की जनता जरूर देगी। देखिए, जो बाई इलेक्शंस होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली होता क्या है कि लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और जो प्रत्याशी के खाली होने पर या तो निधन होता है या किसी और कारण से होता है तो उन्हीं के घर वालों को दे दिया जाता है और लोग सोचते हैं भाई इनको पूरा करा। लेकिन आज मैं चैनल के माध्यम से सभी वोटरों से ये अपील करता हूं कि बहुत सोच समझ के, ये मौका है जबकि इस सरकार को सबक सिखाइए, क्योंकि अभी 2 साल या आप इस 1.5 साल सरकार ये को सरकार सबक क्यों रहेगी। सिखाना चाहते हैं? इसलिए कि आज स्थिति ये है ब्रजेश जी कि हम आप घर से बाहर निकल के ऑफिस तक आप आते हैं और हम पीसीसी जाते हैं और फिर घर आते हैं। ये कोई पक्का नहीं है कि हम लोग जीवित बच के आ जाएं। आज स्थिति वो हो गई, ये हालत हो गई है। और इस हालत को करने के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री और ये सरकार जिम्मेदार है। आप ये जान लीजिए इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने इतनी संयम होना चाहिए। एक काम ये पूरी जरूर इतना कर दिया, संयम होना चाहिए। इन्होंने एक काम जरूर किया ये कि भाई देखिए, जो आदमी यहाँ पर क्या कहते हैं। अच्छा, ये जूही सिंह जी बहुत शोर मचा रही है कि सुनिए, जातिवाद है, जातिवाद है, हाँ, जातिवाद मैं है। बता रहा हूँ। हाँ। इन्होंने कुछ नहीं किया, एक काम जरूर किया कि ठाकुरों को इस समाज का दुश्मन बनाने की कोशिश की। अच्छा, और कुछ नहीं किया इन्होंने। यहाँ तो उल्टा चल रहा है कि सब ठाकुरों को मिल रहा है। नहीं, कुछ आप नहीं। नई थ्योरी लेके आए हो। आप बताइए ब्यूरोक्रेसी में कितने ठाकुर हैं? मुझे क्या पता? ब्यूरोक्रेसी में संख्या अगर किसी की ज्यादा है तो वो ब्राह्मणों की है, कायस्थों की है और दलित की है। और उसके बाद अब कुछ दिनों के बाद अब देखिएगा उन्हीं के बराबर संख्या जो है वो बैकवर्ड की हो जाएगी, क्योंकि वो भी आरक्षण में आ गए हैं। ठाकुर तो मुश्किल से 20-25 तो ब्यूरोक्रेसी में होंगे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, भदौरिया जी बैठे हुए बता दें या और ये अमित पुरी बैठे तो हुए आप ये बता कहना दें। चाहते हो कि ठाकुर बेसिकली विक्टिम है? बिल्कुल विक्टिम बनाए जा रहे हैं और किसी कोई भला नहीं हो रहा है। ये सब कहने की बातें हो रही हैं। अगर ठाकुर विक्टिम नहीं बना जा रहे होते तो एसपीएस के ऊपर इतने मुकदमे चले जा रहे। ठाकुर नहीं है वो। संजय सिंह पर भी एफआईआर, संजय सिंह पर एफआईआर हो रही है, ठाकुर नहीं है क्या? आईपी सिंह हम पर भी ठाकुर नहीं एफआईआर है, है। सुरेंद्र भदौरिया जी ठाकुर नहीं है, जूही सिंह जी ठाकुर नहीं है। तो आइए, जो इन्होंने एक सिस्टम बना के रखा हुआ है, एक मैसेज दे रहे हैं कि ठाकुरों के क्या कहते हैं बहुत ही हिमायती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ये विधायक, नई थ्योरी लेके आए हैं। इनके विधायक इस तरह के हो गए हैं। बताइए, एक विधायक कह रहा है कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर क्या कहते हैं अपराधी को पकड़ा गया। एक अभी संजय कुमार गुप्ता है, कौशाम्बी में उन्होंने जमीन कब्जा कर ली है और लोग छुड़ाने जा रहे थे, उनको धमका के भगा रहे हैं। तो इनके यहाँ विधायक जो है इनके हाथ रोहित से अग्रवाल, निकल चुके हैं। थैंक यू। रोहित अग्रवाल, एक सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और दुर्भाग्यवश देखिए जयंत चौधरी को कोरोना भी हो गया है, अब निकलना भी नहीं हो पाएगा। अजीत सिंह वैसे भी कहीं आते जाते कम ही है, कैसे लड़िएगा अब? ब्रिजेश जी, हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे नेता सब मैदान में हैं और एक सीट पे नहीं, हम 7 सीटों पे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन में, और जहां जहां अरे क्यों समाजवादी मजाक पार्टी कर रहे हो? एक सीट पे हो, अब ऐसा भी एक मत सीट कहो। पे देखिए ब्रिजेश जी, अब अरे हम लोग ठीक है, बार मतलब बार अब ये पता दे नहीं दिया जनता को अखिलेश confuse यादव क्यों ने एक करते सीट, हैं। तो अब कह रहे हो साथ में हमने समर्थन दे रखा है। जनता को हम पता नहीं क्यों कंफ्यूज करते हैं। या सिंबल की लड़ाई नहीं होती है, विचारधारा अगर हमारी और अखिलेश जी की एक है तो हम दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और 7 सीटों पे हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता सब मैदान में हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव प्रचार में हैं और माननीय जयंत चौधरी जी दुर्भाग्यवश कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके कारण से शायद अभी मुद्दा क्या है इस चुनाव में? आप लोग किन मुद्दों पे जा रहे हो? हमारे लिए जो अहम मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं हैं
वो हम जनता के सामने लेके ये जाएंगे। क्या विफल हो गए किस काम में? देखिए, इन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया था उसमें से इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा था 14 दिन में गन्ना किसान का भुगतान करेंगे। किस तरीके से गन्ना किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है हमारे आपके सामने है। किस तरीके से किसान इस कोरोना काल में किसान के विरोध में 3 अध्यादेश लेके आए। किसान ने मांगा था अध्यादेश। किसान अगर अपने लिए कुछ मांगता है तो उसके लिए उसको खून रोडों पे बहाना पड़ता है, तब तो बड़ी मुश्किल से सरकार सुनती है। और ये 3 अध्यादेश लेके आए जिसको ये बता रहे हैं कि साहब ये तीनों किसान के लिए बहुत अच्छा करेंगे और किसान को आय दुगनी कर क्राइम देंगे। कास्ट, कोरोना, करप्शन, बेरोजगारी ये मुद्दा नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, हमारे लिए सबसे प्रमुख मुद्दा है जो किसानों के साथ इन्होंने धोखा करने का काम किया है। इन्होंने मंडियों को खत्म करने का जो काम किया है, इन्होंने इनकी जो मंशा है कि इस कोरोना काल में विपक्ष जब रोडों पे नहीं निकल पाएगा उसके लिए तो 144 लगाते हैं ये, और अपनी रैली करनी होती है तब ये खूब बड़ी बड़ी रैली कर लेते हैं, तब 144 नहीं होता है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है ये हम जनता के सामने लेके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं हैं वो हम जनता के सामने लेके आएंगे, और जो मूलभूत समस्याएं हैं गांव गरीब किसान की, कुछ उनके ऊपर हम जातिवाद चुनाव भ्रष्टाचार आपको दिखता है? नहीं, बिल्कुल भ्रष्टाचार। आप कोरोना काल के अंदर जो भ्रष्टाचार करें उससे बड़ा मतलब उससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि मैं शब्द यूज करूंगा फिर अमित पुरी जी को दिक्कत होने लगेगी। मतलब इनसे बड़ा घटिया इंसान कोई नहीं है जिसने कोरोना काल में भ्रष्टाचार कर दिया। एक भ्रष्टाचार इन्होंने किया था ताबूत घोटाला, और दूसरा भ्रष्टाचार इन्होंने किया कोरोना काल के अंदर पीपी किट घोटाला। तो भारतीय जनता पार्टी की तो स्थिति ये है कि आपदा में अवसर ढूंढते हैं ये, और आपदा में अवसर ढूंढते हैं भ्रष्टाचार के। थैंक यू। के त्रिपाठी जी, बिहार से जो सूचना आ रही है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत मजबूत हो रहा है और आपके लिए राह आसान नहीं है। ब्रजेश जी, 15 साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता के मुद्दों पर, जनता की सेवा में नंबर 1 पर आ चुके हैं, और इनके पास, विपक्ष के पास आज नीतीश जैसा कोई चेहरा नहीं। और राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा गठबंधन है भाजपा का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उस टक्कर का विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं। इन दो चेहरों के को लेकर चेहरों पे चुनाव हो रहा है या काम पे चुनाव होगा? देखिए जो चेहरा है और मुद्दा है, दोनों मुद्दे हैं। एक तो चेहरा है, विपक्ष के पास नीतीश जैसा कोई चेहरा नहीं। अच्छा, इस चेहरे का क्या करें? आपने बताइए 15 साल में नीतीश कुमार का अचीवमेंट पहला आप ब्रजेश जी देखिए कि नीतीश कुमार जी के ऊपर किसी भी भ्रष्टाचार का, ये भारत के संसदीय लोकतंत्र में एक नई पॉलिटिक्स शुरू है, चेहरा है वो What does it mean by चेहरा? ये हमेशा से रही मुखौटों की राजनीति इस देश में बंद होनी चाहिए। त्रिपाठी जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, मुखौटों की राजनीति बंद होनी चाहिए। ये हमेशा रही भारत की राजनीति। पुरी जी, और आप क्यों कवर फायर दे रहे हो? फायर नहीं दे रहा। त्रिपाठी जी काबिल व्यक्ति हैं, अपनी बात रख लेते हैं, आप कवर फायर ना दें। हमेशा राजनीति में किससे मिर्ची किसको लगी? अगर आप पीछे जाएं, इंदिरा जी एक चेहरा थी, पंडित नेहरू एक चेहरा थे, एक आवरा थे, नारे गए गए। आज मोदी का भी जो चेहरा है वो हिंदुस्तान में विपक्ष के पास, आपको मोदी जी की आस है कि उन्हीं के दम पर चुनाव लड़े? नहीं, मैं वही कह रहा हूं। लेकिन उसके साथ जो नीतीश का हमारा एक लंबा गठबंधन रहा है, और उस गठबंधन के साथ नीतीश जी ने काम किया। बिहार में जंगल राज था, उससे हमने मुक्त कराया। बिहार में सड़कें हमने दी, बिहार में बिजली हमने दी, बिहार में शौचालय हमने दिया, बिहार को अच्छा बनाने का काम किया। माननीय त्रिपाठी जी, और वहां की जनता एक सवाल पूछ रही है, वोट तो आपको लालटेन के साथ दिया था, तीर को, आप कमल के साथ कैसे? देखिए वोट तो उस दौर का चूंकि समझौता हमारा इसके पहले उनके साथ था। कुछ मुद्दों पे हमारा बीजेपी के साथ, देखिए हमारा कुछ मुद्दों पर बीजेपी के साथ उस समय गठबंधन नहीं हो पाया, इसलिए हम उनके साथ। अच्छा, वन फाइनल क्वेश्चन, फिर मैं यूसुफ अंसारी की तरफ मूव करता हूँ। तेजस्वी यादव की जो रैलियां हो रही हैं उसमें जो भीड़ उमड़ रही है ना, वो देख के आपको डर नहीं लगता है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, अनप्रेसिडेंटेड क्राउड, मतलब इतना आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे नेता का एक बहुत, आपके यहाँ मतलब 1000-2000 लोग जुटना कठिन है जी। हमारे नेता का एक बहुत बड़ा जो मुद्दा हमेशा रहता है वो सामाजिक न्याय के साथ विकास, और हम बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं करते। हमारे नेता उस काम के नाम पर वोट मांगते हैं। बिहार में हमने काम किया, बिहार ने हमको 3 बार रिपीट किया है। यूसुफ अंसारी, माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक मिनट ब्रजेश जी, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम 3/4 लेकर के फिर दोबारा नीतीश जी के, ये बात आपकी रिकॉर्ड कर ली गई है, और जिस दिन वो काउंटिंग होगी आपको बुलाएंगे। ठीक है, पक्का पक्का। ऑलराइट। यूसुफ अंसारी जी, बिहार में क्या माहौल है? तो ये थोड़ा इस पर आपसे मैं चाहता हूं कि रोशनी डालें। दूसरा, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हैं, तो किसकी क्या पॉलिटिकल स्टेक है, मुद्दे क्या हैं?
देखिए, बिहार में तो कह सकते हैं कि तस्वीर एक अलग तरह की उभर रही है, और चूंकि वहाँ पर ये अलाइनमेंट ऑफ द फोर्सेस हुआ है, तो अभी पक्के तौर पे ये कह पाना मुनासिब नहीं होगा कि क्या कौन किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा भारी नहीं है। बीजेपी, माफ़ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह से भी हाल ही में एक सवाल पूछा गया कि भाई क्या चुनाव के बाद चिराग पासवान से वो समझौता करेंगे, तो उन्होंने संभावना से इनकार नहीं किया है। तो वहाँ कई तरह की चीज़ें हैं। चिराग पासवान का बीजेपी से अलग होके चुनाव लड़ना, मतलब एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ना 150 के आसपास सीटों पर, और बार बार ये बात कहना कि दिल में उनके मोदी हैं और नीतीश तेरी खैर नहीं और मोदी से कोई बैर नहीं, तो उसने, पर ये भी एक अलबेला टाइप के नेता हैं। अभी हाल ही में फादर का निधन हुआ, कम से कम ये कह देते कि मेरे दिल में मेरे पिता बसते हैं। पिता को तो कोई जगह दी नहीं दिल में। मतलब इतनी क्या राजनीतिक अवसरवादिता की आप रिश्ते भूल जाएं। मैं निजी तौर पे एक बात कहता हूं कि चिराग जो है वो राजनीति के पैतरेबाजी में पासवान जी से आगे निकल चुके हैं। रामविलास पासवान को राज्यसभा भिजवाना, जिद करके ज्यादा सीटें लेना, और ये एक बड़े कमाल की बात है कि एक नौजवान नेता ने अमित शाह जैसे और पीएम मोदी जैसे दिग्गजों को झुकने पे मजबूर किया। मोदी साहब की कुछ तो मजबूरी रही होगी कि जिन चुनाव में रामविलास पासवान को उन्होंने 5 सीटें दी थी, अरे जिस व्यक्ति ने कहा कि हमारे दिल में मोदी जी हैं, अब उनको मोदी जी मना कैसे करें? तो इसलिए ये कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि भाई ये बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक निकलेंगे। चाल है कि नीतीश को कमजोर किया जाए, और जो चिराग पासवान जीत कर लाए उसके साथ नीतीश को रोज दे करके बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्योंकि बीजेपी का एक रिकॉर्ड है कि जिन राज्यों में बीजेपी जीरो थी, वहां की क्षेत्रीय पार्टियों के कंधे पे चल के उसने राजनीति शुरू की, और एक छोटे भाई की तरह उंगली पकड़ के छोटे भाई की तरह वो आगे बढ़ी, और बाद में बड़ा भाई बन के छोटे भाई को लात मार के निकाल दिया। उसका जवाब उन्हें शिवसेना ने दिया पिछले साल, उसका जवाब शिवसेना ने दिया। तो चाहे हरियाणा रहा हो, महाराष्ट्र रहा हो, झारखंड रहा हो, और अब बिहार की बारी उसमें लगती है। तो इसलिए बिहार की राजनीति, एक और सवाल है मेरे जो है वो पास आपके लिए, बिहार से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव की रैली में जो भीड़ आ रही है, आप इसका कैसे आकलन करते हो और इसको परिभाषित कैसे करते हो? और बड़ी वाइब्रेंट भीड़ है। देखिए, लालू प्रसाद की जो राजनीतिक विरासत है, उस विरासत को तेजस्वी प्रसाद यादव ने बहुत खूबसूरती से संभाल लिया है और अपने आप को साबित किया है। और जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी को अपने कैबिनेट से निकाला था, तो जाने अनजाने उन्होंने तेजस्वी को बड़ा नेता बना दिया था। उस वक्त वो नीतीश कुमार की छत्र छाया के बीच थे, उनकी छाया में दबे हुए थे, लेकिन बाहर निकलने के बाद वो एकदम विस्फोटक हो गए। और उसके बाद जो उन्हें मौका मिला सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने का, सड़कों पे उतरने का, वो जमीन पर भी हैं, वो ट्विटर पे भी हैं, और वो खेत खलिहानों में भी हैं। तो इस टाइम जो किसी जमाने में लालू प्रसाद यादव बहुत दिलचस्प होगा चुनाव थे, वो उनकी तरह ओमनी प्रेजेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। और जो उनके घर का विवाद था उसे भी उन्होंने सुलझा लिया है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आरजेडी पर तेजस्वी ने अपनी पकड़ मजबूत की है, और जनता में जो लालू के चाहने वाले हैं उनमें वो लालू का एक असली वारिस देखते हैं, और लालू की छवि उनके अंदर प्रतिबंधित दिखती है। तो मुझे मतलब उनको बिहार का अखिलेश यादव माना जाए, जो आरजेडी की बिहार का अखिलेश यादव कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश यादव को तो पकी पकाई हंडिया मिली थी। उन्होंने क्या किया था? 2012 में तो जनादेश मुलायम सिंह यादव के नाम पे मिला था ना। मुलायम सिंह यादव ने अपना जनादेश उन्होंने अखिलेश यादव को सौंप दिया था बैठे बिठाए। यहां तेजस्वी जो है वो जमीन पे संघर्ष कर रहे हैं अपने आप को साबित करने के लिए। लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर जरूर है, लेकिन वो चुनाव मैदान में नहीं है, ये फर्क है। ऑलराइट, बीरेंद्र सिंह जी भी आ गए इस डिबेट में। भाई बीरेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि 7 सीटों पर उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, क्या पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है? कौन कौन से मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं और किन मुद्दों के आधार पर वोट होगा? क्या राजनीतिक माहौल इस वक्त है उत्तर प्रदेश का? देखिए, उपचुनाव में बीजेपी सत्ताधारी दल है, और देवरिया में उसके टिकट को लेकर जो सिटिंग एमएलए जिनका देहांत हुआ था उनके परिवार से विरोध हुआ है, उसको थामने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा टूंडला में भी बघेल के परिवार के बजाय बाहर को टिकट दिया गया है। बांगरमऊ में भी यही हुआ।
तो कई जगह पर इस तरह से विरोध के स्वर आए हैं। अब ये बीजेपी इनसे कैसे निपटेगी? योगी जी तो जा रहे हैं, कल से देखिए उनकी 3 रैली कल बिहार में, फिर परसों है, लगातार उनकी रैलियां हैं। वो बिहार में प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर वो गए भी थे और हो सकता है आगे जाएं, क्योंकि अभी 3 तारीख को चुनाव है। लेकिन ये 6 सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 बीजेपी की है, 1 जो है सपा की। और ये उत्तर प्रदेश में जब दिसंबर में आचार संहिता लगेगी अगले साल, और फरवरी और मार्च में जब चुनाव होगा, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा लिटमस कहा जाए टेस्ट है, और ये बताएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आगे वाले दिनों में बनेगी। अब ये दबाव किस पर ज्यादा है वीरेंद्र जी? दबाव में कौन है ज्यादा? स्वाभाविक है बीजेपी दबाव में होगी। अब बीजेपी को यही फायदा है कि इस बार विपक्ष बिखरा है। बसपा अलग चुनाव लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है, कांग्रेस तो पहले भी लड़ी थी, आरएलडी खाली सपा के साथ है। जब सपा बसपा आरएलडी एक साथ थे तो इन लोगों ने बीजेपी को हर उपचुनाव हराया, और ये इसका रिजल्ट रहा है पिछले समय में। अब ये हरा पाएंगे कि नहीं, ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि मुद्दे बहुत सारे हैं। महिला उत्पीड़न, क्राइम, अपराध, जातिवाद, ये मुद्दा तो है ही है। इसके अलावा बेरोजगारी मुद्दा है, स्कूल फीस मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, और तमाम सारे और मुद्दे हैं। अब पता नहीं ये मुद्दे कन्वर्ट होंगे, खाली हिंदू मुस्लिम चलेगा, अली और बजरंग बली चलेगा। अब ये तो बीजेपी के ऊपर है, क्योंकि हमारे यूपी के नेता और देश विभिन्न राज्यों के नेता बिहार में जाते हैं, कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो बिहार में विकास की गंगा बहेगी, जैसे मध्य प्रदेश और यूपी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, उसी तरह से। तो हमारे यहाँ तो दावे खूब किए जाते हैं, जब तक चुनाव है पैर पकड़ा जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये उठती है कि बीजेपी बहुत होशियार हो गई है सरकार बनाने में। अगर तेजस्वी यादव और कांग्रेस बहुमत से जरा भी पीछे रहे तो ये सरकार उनको नहीं बनाने देगी बिहार में, क्योंकि ये गोवा में 4थे नंबर पे थे और सरकार बना ली, और मेघालय में तो 2 विधायक पे इनकी सरकार है। तो ये नौसिखिया तो है नहीं, या तो बहुमत दे तब ये बिहार में हारेंगे, और नहीं तो ये भाई देखिए ना, महाराष्ट्र में 5 बजे अंधियारे में शपथ करा दिया, जब तक लोग सो के उठे तब तक वहां पता लगा दूसरा मुख्यमंत्री बन गया बीजेपी का। आपने देखा, पूरे देश ने देखा है। तो इस उपचुनाव में प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे वीरेंद्र जी, आपको क्या लगता है? प्रमुख मुद्दे मैंने आपको बताए कि इस देश के सामने बेरोजगारी चुनौती है, कोरोना जैसी महामारी चुनौती है, महंगाई चुनौती है, भ्रष्टाचार चुनौती है। कांग्रेस के जमाने में बहुत भ्रष्टाचार था, ये बीजेपी वाले कहते हैं, बहुत लूट थी, लेकिन नौकरियां तो थी, जीडीपी तो थी। आज कहते हैं भ्रष्टाचार 0 है, 0 टॉलरेंस है, लेकिन नौकरी और जीडीपी ये सब कहाँ घुस गई, देख लीजिए। ओंकार नाथ सिंह इतना क्यों डरे हुए हैं? कह रहे हैं कि ऑफिस से घर पहुंचिए तो पता नहीं सेब पहुंच पाए न पहुंच पाए, कौन आए गोली मार दे। ओंकार नाथ सिंह तो बीजेपी इनकी पार्टी को वैसे इसने कांग्रेस आई का नाम बदल के कांग्रेस गई कर दिया। और मेरी तो एक सलाह है कि बीजेपी को तो चुनाव लड़ने नहीं चाहिए, एक अश्वमेध यज्ञ घोड़ा सारे राज्यों में भेज दे और पूछ ले चुनाव लड़ोगे कि हार कबूल है, और अपने आप चुनाव संपन्न हो जाए। कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर बहुमत से कम रहोगे सरकार बना पाओगे नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, बिहार उसके सटा हुआ। अरे मध्य प्रदेश में तो बहुमत भी पाए थे फिर भी गंवा दिए। तो वही वहाँ ये दोनों जो खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा है ना। अब बिहार में गंगा बहने की बारी है।
अब देखिए क्या होता है। जी वीरेंद्र जी। लेकिन बड़ी वोटरों की जो है चुनाव के समय बड़ा पैर छुआ जाता है, बड़ा उनके लिए घोषणाएं की जाती हैं, खातों में पैसा डाला जाता है, तमाम सारे प्रलोभन दिए जाते हैं। अरे रात में ही एक सांसद महोदय पीलीभीत में गरिया डाले, हमारे वो बाप का चुनाव- नौकर नहीं हूँ, चुनाव बीतने वोटर के को कह रहे बाद। हैं अपने कार्यकर्ता। देखिए वो चुनाव बीत चुका है, जब चुनाव आएगा तो फिर पता नहीं सब कौन सी बातें ट्रेनिंग कबूल ये है। लोग ओंकारनाथ जी हर वगैरह सुख दिए दुख में होंगे। साथ देंगे, हर बहन बेटी मेरी माता बहन के समान है। तो ये चुनाव में, इलेक्शन में सब भाषा बदल जाती है। जी वीरेंद्र जी। आज जो समाज की सच्चाई है, ये चुनाव आता है तो क्या स्थिति है और चुनाव चला जाता है तो हमारे लिए रोटी का जो संकट है, जो आर्थिक संकट है, बेरोजगारी है, बच्चों की स्कूल फीस है, इन सब से कैसे निपटा जाएगा, इस पर 4 लाइनें कहूँगा। कि दौरे इलेक्शन में कहाँ कोई इंसान नज़र आता है। जब इलेक्शन आता है तो कोई इंसान नहीं नज़र आता, कोई हिंदू, कोई दलित, कोई मुसलमान नज़र आता है, और बीत जाता है जब इलाकों में इलेक्शन का दौर, तब हर इंसान रोटी के लिए परेशान नजर आता है। वाह, बहुत ऊंची बात कही आपने वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित पुरी जी, एक ऑडियो वायरल हो रहा है, आपने भी सुना होगा। कौन सा? सुना दीजिए। अरे सुनवा देंगे, आपके मोबाइल पे दे देंगे, नहीं होगा बाकी लोग बता देंगे। अच्छा, तसल्ली से सवाल तो पूरा होने दे दो। अरे बताइए। ये एडवांस में कवर फायरिंग बुलेट प्रूफ क्यों पहनने लगते हो, थोड़ा बताइए। सवाल कर लेने दो। अच्छा, पीलीभीत के एक सांसद हैं वरुण गांधी जी, बड़े मशहूर व्यक्ति हैं। रात में एक कार्यकर्ता ने फ़ोन किया, पुलिस उठा लाई थी, चौकी में बिठाई थी। उन्होंने फ़ोन किया कार्यकर्ता ने कि वो सांसद जी हमें पुलिस उठा लाई, हमारी मदद करो। तो सांसद जी कहे तुम्हारे बाप का नौकर थोड़ी हूँ तो रात में 9:30 बजे तुम्हारा फ़ोन उठा के काम करूँ। ये ठीक बात है? नहीं, ये फोन उठा के उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप का नौकर। ऑडियो वायरल है, जूही जी बहुत भेज रही हैं सबको। नहीं ठीक है, जूही जी को भेजना भी चाहिए, वो विपक्ष का धर्म है, उस धर्म का पालन करें। लेकिन मैं एक लाइन की बात कह दूं। नहीं, ये मतलब ठीक बात है। नहीं, मैं एक लाइन की बात कह रहा हूं कि लोकशाही के अंदर जनप्रतिनिधि जो हैं वो जनता के लिए जवाबदेह हैं, कार्यकर्ता के लिए जवाबदेह हैं, और उसमें लोक लाज का पालन होना चाहिए, और जो इसका क्षरण करता है वो अक्षम्य अपराध करता है। तो वरुण गांधी पे क्या कार्रवाई होगी? मैंने कहा अक्षम्य अपराध करता है, आपसे कहा ना। कार्रवाई क्या? मैंने कहीं कामा फुल स्टॉप, लेकिन परंतु मेरे ऊपर बीप हो एहसान गई, थोड़ी ये है। हो गया, डॉक्टर हो गया, अपने वर्कर को गाली दी उन्होंने, मेरे को थोड़ी ये दी। CFL हैदराबाद जाएगा, वहां से जांच होगी, ये सब तो मैंने कहा नहीं। कार्रवाई कर दो, समय आएगा, उत्तर आ जाएगा। ओके। आपके एक और MLA हैं, उनका नाम है सुरेंद्र सिंह उर्फ मास्टर, सुरेंद्र मास्टर नाम से विख्यात है। हाँ। ओंकारनाथ जी के करीबी भी हैं। हाँ ठीक तो है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि आरोपी चूंकि छत्री, इसलिए मैं मदद करूंगा। तो आज मैंने अब चैनल पे खबर चलते देखी कि नड्डा जी फोन किए और बड़े नाराज हैं स्वतंत्र देव सिंह पे, और उन्होंने कहा कि भाई कार्रवाई कर दो विधायक पे। तो क्या कार्रवाई हुई? मैं एक लाइन की बात बता दूं। सुबह से फोन आए, 12 घंटा बीत हाँ, गया। आपने कह दी, आपने कहा, मैं उत्तर ले लीजिए। सुरेंद्र सिंह जी ने क्या कहा ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जिन अपराधियों ने अपराध घटित किया उन पे NSA, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर में एक साथ कार्रवाई की जा रही है। कहीं नहीं हुआ एक ना गैंगस्टर, गलत मत बोलिए, गलत बयान मत दीजिए। ना बिल्कुल अधिकृत बयान दे रहा हूं। ना घर गिराया गया, ना पुलिस ने रिमांड पे लिया, ना पुलिस ने रिमांड पे लिया। दिखाइए कहाँ NSA लगाया, सिंह के ऊपर हो रही है। आप मुझे दिखाइए कहाँ NSA लगाया आपने, NSA, गुंडा आप मुझे एक्ट और दिखाइए कहाँ पे गैंगस्टर गैंगस्टर हो एक्ट लगाया, गया। आप मुझे गुंडा दिखाइए एक्ट कि और आपने रिमांड पे गैंगस्टर क्यों नहीं लिया, हो गया। आपने रिमांड मैं पे बात पुलिस ने क्यों करने नहीं के लिए लिया। तैयार नहीं हूं, मैं अधिकृत रूप से इस बात आप को बताइए कहाँ NSA लगा, NSA, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर कायम होने लाइए से सबूत ऑर्डर हो गए। दीजिए, लाइए सबूत दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं अधिकृत रूप से, आप डिबेट अरे कंक्लूड जो कर लीजिए, पुलिस, मिल लीजिएगा। पुरी जी सुन लो, जो पुलिस हत्या के मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह को रिमांड पर लेकर पूछताछ नहीं करना चाहती हो, वो जेल चला गया, क्यों नहीं पुलिस ने कस्टडी मांगी, क्यों नहीं इंट्रोगेशन किया पुलिस ने? मैंने आपसे कहा कि गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और NSA कहां तीनों में लगा, कार्रवाई है, दिखाओ। तीनों में कार्रवाई है। कहां? और आप दिखाइए जानते ना। हो मैं अधिकृत बात कहता हूं, ओपन चैनल इधर उधर दिखाओ। की बातें मैं करने की बात ही Show नहीं रहा me। हूं। और दूसरी बात, मुझे दिखाओ। आपने जिन नड्डा जी की बात की, वो भारतीय जनता पार्टी मुझे के दिखाओ ना। अध्यक्ष हैं, दिखाओ। उन्होंने इसका संज्ञान लिया, दिखाओ कहां NSA लगाया, छोड़ नहीं दिया, दिखाओ कहां NSA लगाया। और अच्छा सुनिए, गायत्री एक प्रजापति की आदमी तरह लखनऊ के कैबिनेट में जनेश्वर बैठा मिश्रा के नहीं पार्क रखा। में
उस जूही पार्टी सिंह के जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ने अपराधी हत्या कैबिनेट करके में आराम से बर्खास्त टहल रहा था, रखा। दाढ़ी उड़ी बना के, अखिलेश बढ़िया यादव नए नए जनेश्वर कपड़े पहन पार्क में के, और अध्यक्ष 2 बन जीप चुके में गाड़ी थे आती है पार्टी के। पुलिस की और उसको ले तब जाती उन्होंने है इसको और कहा जाता है अरेस्ट गायत्री कर को लिया गया। कैबिनेट में बरकरार रखा। और गलत बयानी कर रहे हैं ये अमित पुरी, कह रहे हैं गैंगस्टर लगा दिया, एनएसए लगा दिया। मैं कहता हूँ दिखाओ कहाँ लगा दिया। वॉक कर रहे थे। आप बताइए कि नड्डा जी का टेलीफोन आने के बाद क्या कार्रवाई हुई सुरेंद्र मास्टर पे? एक कार्रवाई हुई सुरेंद्र सिंह पे, बताइए अमित पुरी जी। जो बताया अधिकृत बताया। ओके यस, और आप मुझे बता दो गायत्री पे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कौन सी कार्रवाई है उसके लिए पुरुषोत्तम द्विवेदी पे कौन सी कार्रवाई हुई? ओके, जरा हमको बताइए ना। नपना एक रखिए, नपने दो न रखिए, नपना एक रखिए। जनता तय करेगी नपना क्या है। हमारे नपना एक मुख्यमंत्री रखो। योगी आदित्यनाथ किसी पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं कि उनकी अपनी खुद की कोई सोच ही नहीं है। कुछ अफसर बताते होंगे ना कि किस पर कार्रवाई करनी हो, कभी प्रधानमंत्री का फोन, कभी जेपी नड्डा जी का फोन। तो आपका संगठन और आपके मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कुछ करने लायक नहीं है। इसका वो आप conclusion इसलिए ये है। बता रही हैं कि और आपके दूसरी मुख्यमंत्री बात, अरब पे गोली ये बयान चलाई देते गई थे आपके कि अफसरों का पेच कस रहा हूं, 3 तो दिन वो पेच तक कसने के पेच आपके कसते थे, विधायक वही सुरेंद्र नपना सिंह हर बीजेपी में तरह भी का मान रही है। जातिगत बयान अखिलेश देते यादव रहे। का ऑन रिकॉर्ड और सच अरब बात के तो बयान ये आता है, था। सुरेंद्र सिंह ने क्या जातिगत बयान दिया? जूही जी आप बताइए मुझे, जूही जी आप मुझे बताइए कि सुरेंद्र सिंह ने क्या जातिगत बयान दिया? आपको क्लियर आप मुझे बताइए कि सुरेंद्र सिंह ने क्या जातिगत बयान दिया? सुरेंद्र सिंह ने यह कहा, मैं बता रही हूँ, सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं क्षत्रिय है आरोपी इसलिए इसके साथ खड़ा हूं। सुरेंद्र सिंह जब वो आरोपी फरार था तो उसके घर गए। सुरेंद्र सिंह ने बिना जाने कहा या जानते हुए कहा कि आत्मरक्षा में गोली चलाई, जबकि वीडियो में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। इस तरह की ना प्रवृत्ति होनी चाहिए। बयान नहीं आया, कार्रवाई हुई। और वो कोई कोर्ट आज जेपी नड्डा ने बयान और कार्रवाई में अंतर है। पहली बार नहीं सर, ये 1 मिनट चुप रहिए। नहीं, आप कहिए, कहिए, स्वागत है, कहिए। आप सुरेंद्र सिंह को चाहते हैं कि वो इस तरह के बयान दें। सुरेंद्र सिंह जैसे व्यक्ति ठाकुरों के दुश्मन है और आप भी दुश्मन है, और हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के आप दुश्मन हैं क्योंकि आप जातियों का इस्तेमाल करते हैं। ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, हर जाति को हर जाति के खिलाफ खड़ा करना। आप चाहते हैं कि समाज में विभाजन हो और आप सरकार इसी बेसिस पे बनाए क्योंकि आपके ओके, पास थैंक यू काम का जूही कुछ जी। आकलन भाई सुधींद्र तो है भदौरिया नहीं। जी, ब्रिजेश जी कैंसर इतनी हॉस्पिटल बड़ी का घटना जो हो गई हुआ है, बलिया बनाया क्या में। इन्होंने? एक व्यक्ति लखनऊ ये में भी उत्तर जनेश्वर मिश्रा पार्क में वॉक कर रहा था और एसटीएफ की 2 गाड़ी आई और उसको ले गई, बढ़िया टिप टाप कपड़े पहने हुए। बताया गया कि साहब यही धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, और उनको रिमांड पर तक पे नहीं लिया गया, उसको पुलिस ने कस्टडी में नहीं लिया कि उससे पूछताछ करे कि तुमने घटना कैसे की। जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया। तमाशा मचा देखिए, दिया। ये बहुत ही, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बहुत ही शर्मनाक बयान था। और बलिया से लेके मैं ये भी कहूंगा सहारनपुर, हर जगह इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, नेता, उनके महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, उनके ये भी मैं कहूंगा कि बहुत सारे नौकरशाह इसमें शामिल हैं इस तरह के आचरण और व्यवहार में। आपने देखा हाथरस में किस तरह से डीएम ने वहां पर रात में ऐसे समय जब कभी भी, जिसको ये कहते हैं कि हम हिंदू संस्कृति में यकीन करते हैं, पर रात के ऐसे समय पर उस आप मुझे बताइए, एक एमएलए खुल के कहता है कि चूंकि आरोपी क्षत्रिय मैं इसलिए उसका साथ दूंगा। क्या बीजेपी को ऐसे विधायक को बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? उस विधायक पर समाज को बांटने का, जातीय दंगा फैलाने की साजिश रचने का मुकदमा होना चाहिए। ये इस प्रकार के बयान कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं। बीजेपी बहन मायावती जी पर कितनी अभद्र इन लोगों ने टिप्पणियां की हैं, ये अब पूरे संसद ने और पूरे देश ने इसको देखा। आपने भी उस समय मैं समझता हूं जरूर बोला होगा, भारतीय जनता पार्टी और पार्टियां जो हैं वो भाषा के संयम मर्यादाओं को नहीं जानती हैं। इसीलिए जो शुरू में मैंने कहा था, ओंकार नाथ सिंह जी, संयम और मर्यादा बलिया की घटना तो प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आप घटनाओं को कैसे हैंडल करते हैं। हत्यारों को, आरोपियों को प्रश्रय दिया जाएगा इस प्रदेश में? ऐसी कानून व्यवस्था? आपका डर जो लग रहा है वो आपको उचित लगता है? मैं जो कह रहा था, अब स्थिति ये हो गई है ब्रजेश जी, मैं आपसे बताऊं कि सरकार का इकबाल टोटल ख़त्म हो गया है। जब पुलिस और सीओ के सामने हत्या की जा रही हो और वो असहाय बनी खड़ी हो, पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, उनको इतना हड़का दिया जाए कि वो डर के मारे छोड़ दें, तो आप उनसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।
और भारतीय जनता पार्टी को मेरी एक सलाह है, हालांकि ये तो आपकी जनता इस चुनाव में सब बता देगी, शायद ये पहले ही वो कर ले। आपने क्रिकेट टीम में देखा होगा सुनील गावस्कर से लेके और धोनी तक जी कि कुछ दिन तक ये कप्तानी करते हैं, लेकिन उसके बाद ये टीम में खेलते रहते हैं, क्योंकि कप्तानी जब इनकी फ्लॉप होने लगती है, ये मैच हारने लगते हैं, एज इंडिविजुअल प्लेयर इनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो ऐसे ही योगी जी पार्टी के लिए भले उपयोगी हो, क्योंकि भाषण ऐसा करते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम में वैमनस्यता उत्पन्न हो जाती है, तो वो उसका इस्तेमाल करें, उनको कहीं यूनियन में मिनिस्टर बना कांग्रेस दें, आजकल मतलब प्रदेश बीजेपी को को हटाएं, सलाहकार भी हो गई है, प्रदेश को यहाँ से ऐसा वो करते निजात रहे हैं ना ये करें, लोग। ताकि ये करते रहे प्रदेश ना। यहाँ से निजात हो जाए, ओके तो कम से रोहित, कम ठीक ठाक रहे। एक कुख्यात अपराधी जो पुलिस सरकार के सामने हत्या करके आया हो, 2500 राउंड फायरिंग, बढ़िया टिपटाप कपड़े में ओंकार नाथ सिंह के घर के पीछे जनेश्वर मिश्रा पार्क में वॉकिंग कर रहा था। इसमें भी और दो दो गाड़ी आई, चीजें उसको ले गई। ये कहते हैं जनेश्वर मिश्रा में एक न्यूज आई थी और दूसरी न्यूज जो कह रहे पॉलिटेक्निक से पकड़ा। हाँ पॉलिटेक्निक से पकड़ा। अच्छा जी, यस रोहित। ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो इनकी बचकाना पुलिस के हाथों से निकल गया वो एक अपराधी, और पहले इनकी बचकाना पुलिस ने वहां पकड़ लिया, उसके बाद उनके हाथों से फिसल गया, उसके उसके बाद बाद गया है। उत्तर प्रदेश की ठीक से राजधानी जांच हो जाए में, तो कई अफसर उसमें जेल जाएंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी में 3 दिन तक वो आराम से वीआईपी इलाके में रहता है, और उसके बाद जनेश्वर मिश्रा पार्क से उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। मतलब इन्होंने एक जनता को अच्छा, समझ दाढ़ी के बड़ी रखा है। बढ़िया बनाया था, टिंच एकदम बढ़िया, हाँ, कपड़ा नहीं, वपड़ा बिल्कुल, पहन के पूरी सुविधाएं थी उसके पास। पूरी पता नहीं सुविधाएं ओंकार नाथ सिंह ये चीज क्यों नहीं देख पाए। जब सुरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक का उसके सर पे हाथ हो, सरकार के विधायक का हाथ हो, तो पूरी सुविधाएं मिलना लाजमी है। और मुझे लगता है अगर इसकी जांच हो जाए, सीबीआई इंक्वायरी हो जाए इसकी, तो अब तो इनको पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी का कौन कौन नेता यहाँ पे संरक्षण दे रहे थे, किसके घर पे त्रिपाठी जी, रुका था। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश विजय जी, में मैं एक चीज कानून और व्यवस्था बताऊंगा, कैसी है? ना तो उसकी गाड़ी पलटी और ना गैंगस्टर, ना ऐसे, ना घर गिराया गया, ना उसका गाड़ी मकान पलटी, गिराया गया, और ना कस्टडी में लिया गया, ना मकान गिराया गया, इंट्रोगेशन नहीं हुआ। तो अब बताइए, ना तो भाइयों गाड़ी बहनों, पलट मैं रही इस है, बात को चुनौती तो के खाली साथ कहता ब्राह्मणों हूं, पे ही अत्याचार होगा इंट्रोगेशन क्या? नहीं किया पुलिस ने, ब्रजेश जी, कोर्ट में उसको रिमांड पर लेने के लिए कोई तैयारी करके सरकारी वकील नहीं गए। अब स्थिति ये देखिए कि ना ओके, गाड़ी यस, पलट रही, त्रिपाठी ना जी, मकान गिर उत्तर रहा है, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आपकी और टिप्पणी। यहाँ पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, हमने कार्रवाई कर दी। अधिकृत कर रहा हूं। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, और हेलो, आप आजकल पार्टनर हो बीजेपी बिल्कुल के। बिल्कुल पार्टनर हैं, लेकिन हम पार्टनर ऐसा ये नहीं क्या हो गया अंधभक्त आपको? अंधभक्त नहीं है ब्रजेश जी, हम अंधभक्त नहीं है। हमने आपसे Oh my बहुत God. पहले एक चैनल पे कह चुके हैं, हम अंधभक्त नहीं है। Okay. लेकिन जो जनमानस में जो धारणा है, जो परसेप्शन है, वो कानून व्यवस्था इनकी ध्वस्त है। आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, किसानों के ऊपर तमाम समस्याएं पैदा हो गई हैं। मैं किसानों के बारे में कहता हूं कि एमएसपी जो आया है, ये भी इनके साथ धोखा हुआ है किसानों के साथ। एमएसपी आप खत्म कर देंगे तो फिर किसान तो हमारा गोद में बैठ के बीजेपी की ठुड्डी फैला रहे हो। किसान किसकी हमारा कंप्लेन है मजदूर, ब्रजेश जी, किसान हमारा मजदूर हो जाए। एमएसपी खत्म नहीं हुआ। आगे चल करके जो अरे हालात MSP है, लगा कि हमारे क्या नेता ने भी सरकार कहा है कि हम 1200 रुपए में धान बिक रहा है। सरकार को घेरने का काम करें। 1688 रुपया दूसरा लगा मुद्दा रखा जो है, कहीं यहाँ नहीं पे मिल रहा है, हमारा सबसे धान बड़ा तो बिक रहा समस्या है, जो तो कोरोना क्या काल में बात हुआ, कर रहे हैं? Thank you. अरे धान बिक रहा है, यूसुफ अंसारी जी, सबकी आवाज बंद करो भाई। कानून आपस में मत लड़िए, सुनिए यूसुफ अंसारी जी। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से पिछले 20 सालों से चैलेंजिंग रहा है, लेकिन इन दिनों जो हमें पैटर्न क्राइम का दिख रहा है वो तो अजब ही है, वो तो मैंने भी नहीं देखा है। ठीक कह रहे हैं आप कि जो ये क्राइम का जो यूसुफ भाई, यूसुफ भाई, ब्रजेश यूसुफ भाई, जी, आप सही कह रहे हैं जी। वो इसलिए अजब है कि यहाँ अपराधी की जाति देखकर, उसका धर्म देखकर उसके खिलाफ एक्शन तय होता है। अभी आप बात कर रहे थे कि साहब वो विधायक ने कहा कि साहब अपराधी चूंकि आरोपी चूंकि क्षत्रिय है, इसलिए मैं उसका साथ दूंगा। तो ये किसी भी सरकार के लिए डूब मरने का मकाम है कि अगर उसकी सरकार में अपराधियों के साथ उसकी जाति देखकर, उसका धर्म देखकर, उसकी पार्टी देखकर बर्ताव किया जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, वो सुधर नहीं सकता है। सरकार का काम होता है निष्पक्ष रूप से सबके खिलाफ एक समान कार्रवाई करना। नड्डा जी ने हमारे डांटा है, संविधान, हमारा कानून नड्डा जो जी है, ने डांटा है। वो सबको सिवान में नहीं, ये जब सब- शहाबुद्दीन नड्डा जी एक की सेकंड डांट- रुक जाओ भाई, डाल के आया था तो लालू ने कहा था, आओ मेरे शेर, तुम्हारा स्वागत है। नड्डा- एक आंगरे नड्डा- मार्ग के ऊपर नड्डा जी- मुख्यमंत्री आवास में शहाबुद्दीन का इस्तकबाल किया था लालू यादव ने। आज ये याद हाथरस में है, दलित की बेटी के ये ऊपर याद है, जब, ये याद है, तो ये याद है कि एक आंगरे मार्ग पर नड्डा जी की शहाबुद्दीन का भारतीय इस्तकबाल जनता पार्टी करने वाला ओके। लालू सबकी यादव आवाज बंद करिए, केवल यूसुफ भाई बोलेंगे। सब बंद करो, यूसुफ भाई बोलेंगे। यूसुफ भाई आप बोलिए, इनका मैंने कोई सबकी आवाज मतलब बंद की नहीं है। है, यूसुफ इनका भाई कोई बोलिए। मतलब नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं।
जो हमारे अनिल दुबे जी भी बोल रहे हैं, ये इनकी तो सारी चीजें वो नेहरू जी तक पहुंचती हैं। अरे भाई, नेहरू जी की तो गलती थी। अगर नेहरू जी ने 1947 में इस देश में 2 बच्चों का कानून बना दिया होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, क्योंकि अपने माँ बाप की 6 संतानों में से तीसरे नंबर की संतान वो है। तो नेहरू जी को किस किस चीज के लिए कोसेंगे आप? सवाल आज की बात है, उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल से, लगभग 4 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ उसके मुख्यमंत्री हैं, जो डंके की चोट पे कहते हैं कि भाई मैं सेकुलर नहीं हूं, लेकिन सेकुलरिज्म संविधान का एक सबसे पवित्र हिस्सा है और वो पूरी दुनिया में हमारे भारतीय संविधान की पहचान सेकुलरिज्म के आधार पे होती है। लेकिन वो बंदा, वो शख्स जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, अपने आप को सेकुलर नहीं मानता है। उन्हें जो मुस्लिम हाल की चीजें हैं वो उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त का अभाव है, डिबेट मुझे यहीं पर रोकनी पड़ रही है। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव बेहद अहम है। राजनीतिक तौर पर ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी, अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके आने वाले वक्त में राजनीतिक किस्मत तय करेगा कि किसके ज़मीन ज़्यादा मजबूत है और किसने कितनी ज़मीन कब्जा की है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, शुभ रात्रि।